102 और एक्स वाई जेड ये संख्या लिखी, तो आप 3 के पेयर बनाओगे तो ये आएगा एक्स वाई जेड और 102। तो आप बोलोगे कि एक्स वाई जेड और 102 का टोटल 999 हो जाए, टोटल कितना हो जाए 999 हो जाए। तो आप क्या करोगे कि हम क्या करें कि 999 में से 102 घटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, ये 8 बचेगा, 9 बचेगा, 7 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड का जो मान है वो है आपका 897। एक्स वाई जेड का मान कितना है 897। तो आप देख सकते हो कि जेड का मान 7 है, वाई का मान 9 है और एक्स का मान कितना है 8 है। आपको इन दोनों का डिफरेंस ले लेना था 2, और 2 पे पावर कितनी हो जाएगी 8। तो आंसर आपका आएगा भाई 256। आंसर इसका क्या आएगा भाई 256 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा भाई 256 आंसर आएगा। देखो फिर से समझ लो, इस बात को आप आसानी से कर सकते हो। 299 लिखा है, 999 लिखा है, तो 999 को आप क्या लिख सकते हो 10 का क्यूब माइनस 1। इसका मतलब है 3 पावर लगाने का मतलब ये हुआ कि आपको 3 के पेयर बनाने हैं, 3 का पेयर बनाना है। तो जो संख्या लिखी थी अगर हम 3 के पेयर बना के चले और सभी पेयर को जोड़ने के बाद 999 से अगर संख्या कट जाती है तो समझ लेना वो संख्या 999 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो वही मैंने किया है कि आप बोलोगे एक्स वाई जेड और 102 को जोड़ के 999 के बराबर आ जाए, तो हम ये बोल सकते हैं 999 में से 102 घटा दो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड का जो मान होगा वो 897 होगा। एक्स वाई जेड का मान कितना होगा 897 होगा। अगर 897 होगा तो आपको पता चल गया एक्स का मान 8 है, वाई का 9 है, जेड का कितना है 7। मुझे इन दोनों के डिफरेंस पे पावर लगाई थी, तो 9 और 7 का डिफरेंस कितना आ गया 2। 2 पे पावर कितनी हो जाएगी 8। 2 पे पावर कितनी हो जाएगी 8, और 2 पे पावर 8 का मतलब क्या होता है 128 दूनी 256, मतलब कितना हो जाएगा 256 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 256 इस सवाल का आंसर है भाई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगले सवाल को आप हल कीजिए। ठीक है भाई, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताओ, अगले सवाल का आंसर क्या आएगा, अगले सवाल का आंसर क्या आएगा बताइए। देखिए अगला सवाल क्या है, अगले सवाल का भाई कोई आंसर बताए। ठीक है, देखिए 256 दो लोगों का आंसर आया था, एक ललित कुमार और एक आशुतोष यादव, दो लोगों का आंसर आया हुआ है। तो अब आप अगला सवाल देखिए, अगले सवाल का आप आंसर बताइए, अगले सवाल का आंसर क्या आएगा। देखिए क्या है, अगला सवाल है 4 5, मैं सवाल को लिखे देता हूं। अगला सवाल है आपका 4 5 एक्स और 3y4, 4 5 एक्स और 3y4 को 24 से विभाजित किया जाता है, को 24 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, पूर्णतः विभाजित किया जाता है। तो पूर्णतः विभाजित करने के बाद आपको बताना है x प्लस वाई का मान क्या होगा, जब y का मान हम सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़े मान के लिए बात करें। ये सवाल है आपका, सबसे बड़े मान के लिए x प्लस वाई का मान बताना है। ठीक है, ये सवाल है आपका। तो बताइए भैया क्या आएगा आंसर। देखिए फिर से समझ लीजिए कि आपको लिखा हुआ है 4 5 एक्स 3y4 को 24 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, 24 से पूर्णतः विभाजित है। आपको x प्लस वाई का मान बताना है, और x प्लस वाई का मान किसके लिए बताना है, y के सबसे बड़े मान के लिए। x प्लस वाई का मान बताना है y के सबसे बड़े मान के लिए। तो क्या आप इस सवाल का आंसर बताओगे भाई, कोई इस सवाल का आंसर बताए। मैं सवाल को फिर से एक बार और पढ़े देता हूं, मैं एक बार फिर इस सवाल को पढ़े देता हूं, तो आप बताइए क्या आएगा आंसर। देखिए सवाल क्या है, सवाल है आपका 4 5 एक्स 3y4 को 24 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, तो x प्लस वाई का मान बताओ, और x प्लस वाई का मान किसके लिए बताना है, y के सबसे बड़े मान के लिए, y के सबसे बड़े मान के लिए x प्लस वाई का मान बताओ भाई, जल्दी से बता दो क्या आएगा आंसर जल्दी से बता दो भाई आंसर क्या आएगा। चलिए किसी ने आंसर दिया है, ललित कुमार बोल रहे हैं 8 आंसर आएगा। चलिए अच्छी बात है, तो देखते हैं सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं, फिर आप आसानी से सवाल को हल कर पाओगे। तो देखिए आप सबसे पहले एक बात आप समझ लें कि अगर कभी भी जैसे ये संख्या लिखी है 3y और 4, अगर ये संख्या 8 से विभाजित है, ये संख्या आपकी 8 से विभाजित है, तो आप बताओ y का मान क्या होगा। तो आप बताओ y का मान क्या होगा, पहले इस बात को आप बताएं, तो फिर हम बताएंगे कि हम लोग कैसे इस सवालों को हल करते हैं और जल्दी कैसे हल करते हैं। 3y4 ये लिखा हुआ है और ये संख्या 8 से विभाजित है, तो आपको बताना है कि y का मान क्या आएगा, ये आपको बताना है।
y का मान क्या होगा ये आपको बताना है, तो आप उसको बताइए, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मतलब जो सवाल चल रहा था उसको हम कैसे हल करेंगे ये बताते हैं, फिर जल्दी से बताइए। तो देखिए इन सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। देखिए अगर हमें कभी भी अगर 3 अंकों की संख्या है, अगर वो 8 से विभाजित है, हमें मिडिल टर्म निकालना है, हमें मिडिल टर्म निकालना है, तो हम मिडिल टर्म निकालते कैसे हैं उस बात को आप ध्यान दें। आप देखिए कि हम इन दो संख्याओं को देखें, 3 और y लिखा है, 3 और क्या लिखा है y। तो 8 की टेबल में बताओ कि 3 के अकॉर्डिंग कौन सी आ सकता है, 3 के अकॉर्डिंग कौन आ सकता है, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 32। इसका मतलब है कि इन दो इसके हिसाब से कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर हम पीछे से देखें y और 4, तो 4 कब आता है, 8 या 24, पीछे से भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो जब भी y का मान निकालेंगे इन दोनों मान को जोड़ देते हैं, तो y का मान कम से कम कितना आएगा, 4 आएगा। y का मान कम से कम कितना आएगा भैया, 4 आएगा। फिर से इस बात को समझ लो कि 3/4 लिखा है, 3/4 लिखा है और 8 से विभाजित है। तो आप मिडिल टर्म को कैसे निकालोगे, मिडिल टर्म को आप कैसे निकालोगे भाई, तुक्का नहीं मारोगे, कैसे बताएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरह सोचें कि अगर आप अगर ये दो संख्याएं सिर्फ होती 3 और y, तो आप बताओ 8 की टेबल से अगर मुझे 3 के अकॉर्डिंग 2.5 का अंक 3 पे हो उसे काटना होता, तो कम से कम क्या आता, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, मतलब 32 होता। तो इस 3 के अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा, और इस 4 के अकॉर्डिंग अगर इन दो लास्ट वाले नंबर को देखा जाए तो लास्ट में 4 आए तो कौन सा अंक कम से कम आएगा, तो वो कौन सा अंक आएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मतलब इसके अकॉर्डिंग देखो 24 कट जाएगा 8 से कि नहीं, 32 कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। तो आप बोलोगे y का मान 4 आएगा। अब होता क्या है, आप ये बात भी समझ लें, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि y का मान जब भी मिडिल टर्म अगर निकाल रहे होते हैं, तो उसके अगर पॉसिबल मान निकाल रहे होते हैं, तो पॉसिबल मान में 4 का डिफरेंस चलता है। पॉसिबल मान में कितने का डिफरेंस चलता है, 4 का। जैसे आपने यहाँ y का मान 4 निकाल लिया था, तो 4 और बढ़ा दोगे तो 8 के, अगर यहाँ y की जगह 8 रखेंगे तब भी ये विभाजित हो जाएगा। अगर 4 घटा दोगे 0, तो उसके लिए भी y का मान क्या हो जाएगा, मतलब ये संख्या तब भी 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तब भी ये संख्या 8 से क्या हो जाएगी भैया, विभाजित हो जाएगी। फिर से इस बात को समझ लें, जैसे 3/4 लिखा है, 3/4 लिखा है और ये आपको 8 से विभाजित करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि इन दो को लिया, ये 32 हो गया, पीछे से 2 लिए तो 24 हो गया। अब होता क्या है कि इन दोनों का टोटल जो होता है y का मान बता देता है। तो 2 और 2 टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया भाई 4 हो गया। ठीक है, अब देखो कि अगर आपके y के पॉसिबल मान अगर कोई पूछता है, मतलब मिडिल टर्म के पॉसिबल मान पूछता है, तो उनमें हमेशा 4 का डिफरेंस चलता है भाई, उनमें हमेशा 4 का डिफरेंस चलता है। तो आप बोलोगे 4, ये कितना हो गया 8, यहां से भी चलोगे तब कितना आ जाएगा 0, चाहे पीछे चले 4 पीछे घटाएं या आगे घटाएं, उतने मानों के लिए आपका मान पॉसिबल होगा। तो आपसे जो सवाल पूछा गया था आपका ये सवाल था, ये सवाल आपको दिया था 4 5x 3/4 24 है, 24 को 8 और 3 में हम तोड़ दें, 8 और कितने में तोड़ दें भाई, 3 में तोड़ दें, तो आप 8 वाला रूल इन तीनों के लिए लगा दें, तो y का मान आ जाएगा 0 4 और 8, 0 4 और कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो उसने बोला है y के सबसे बड़े मान के लिए बताना है, आपको बताना है y के सबसे बड़े मान के लिए। तो y का सबसे बड़ा मान कितना है भाई, 8 है। तो आप बोलोगे जो आपकी सीरीज जो बची x का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह निकाल सकते हैं। अब आपके पास x का मान निकालना रह गया 4 5 x 3 8 और 4, ये हमने लिख लिया। x का मान कैसे आएगा, आप जानते हो कि 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो 3 से विभाजित हो गया तो वो संख्या 3 से क्या हो जाती है, कट जाती है। तो आप बोलोगे कि इनको जोड़ोगे तो 4 5 9 9 3 12 12 8 20 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24 3 से कट जाएगा, इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा 0। तो आप फाइनली आंसर बताओगे कि भाई x प्लस y का मान कितना हो जाएगा 0 + 8, आंसर कितना आएगा 8। फिर से इस बात को समझ लो कि इसमें दो चीजें हमें लागू करनी पड़ी हैं, क्योंकि दो वेरिएबल थे। तो मैंने 24 को 8 और 3 में तोड़ दिया, मैंने 24 को 8 और 3 में तोड़ दिया, 8 वाले से पीछे के 3 अंक से मैंने y का मान निकाल लिया, और जो y का मान निकल के आया सबसे बड़ा मान कितना निकल के आया था 8, वहां से मैंने क्या किया कि वहां से x का मान निकाल लिया। और x का मान किसके थ्रू निकाला, मैंने x का मान निकाल लिया किसके थ्रू, 3 वाले रूल से। 3 का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो वहां से x का मान कितना मिल गया 0, तो x प्लस y कितना आ जाएगा 0 + 8 कितना आएगा 8 आएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल का आंसर क्या आएगा आप लोग बता सकते हो।
4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल क्या है? 4 नंबर सवाल क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल। इस सवाल का भाई आंसर बताओ क्या आएगा? इस सवाल का सभी लोग आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा? बोला क्या क्या है देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 3000 है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 3000 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 3000 है। और आपका एचसीएफ आपका 10 है। तो को प्राइम पेयर बताने हैं। तो क्या आप को प्राइम पेयर बता पाओगे भाई कितने आएंगे? जल्दी से बता सकता है कोई कि कितने पेयर आएंगे? बता सकते हो? बहुत छोटे छोटे आंसर हैं भाई, बताइए आंसर क्या आएगा? बताइए आंसर क्या आएगा? जल्दी से भाई आंसर बता दो, आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर बताओ। आंसर बता दो भाई, बता सकते हो, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। अच्छा, रंजीत वर्मा बोल रहे हैं 4 आएंगे। और कौन बोल रहा है भाई? रंजीत वर्मा 4 बोल रहे हैं, ललित कुमार बोल रहे हैं मतलब कितना आएगा? 4 आएगा। रंजीत वर्मा 2 बोल रहे हैं। चलिए देखिए हम कैसे आंसर बताते हैं। आपको प्राइम फैक्टर अगर गुणा में निकालने हैं तो पहले इनका गुणा निकाल लो कि गुणा एक्चुअल में आएगा कितना। तो आप बोलोगे ये 3000 है, 3000 में 10 गुणा 10 एचसीएफ है, उसका मैंने गुणा करा दिया, डिवाइड करा दिया। इसका मतलब है गुणा कितना आएगा? 30। गुणा कितना आएगा भाई? 30 आएगा। तो आप ये देख लो कि यहाँ अगर मैं इनको फैक्टराइज करूँ 30 को, तो आप 30 को फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5 आएगा। 2 गुणा 3 गुणा 5 आएगा, ये मैंने लिख दिया। आप बोलोगे कि अब मुझे बताना है को प्राइम पेयर कितने बनेंगे। आप मुझे बताना क्या है? को प्राइम पेयर। तो को प्राइम पेयर जो होते हैं वो होते हैं 2 पे पावर जो प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर जितने होते हैं उसमें से एक घटा के आंसर बताते हैं। तो आप बोलोगे कि 1 2 3 प्राइम नंबर है हमारे पास, 3 तरह के, 1 2 3। तो आप बोलोगे 3, 2 पे पावर 2 लगेगा, आंसर कितना आ जाएगा? 4 इस सवाल का आंसर है भाई। इस सवाल का आंसर कितना है? 4 है। आप फिर से समझ लो, गुणनफल 3000 था, एचसीएफ कितना था? 10 था। 3000 है, एचसीएफ कितना है? 10 है। तो आप बोलोगे गुणा कितना आएगा? गुणा कितना आएगा ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे 3000 बटे 10 गुणा 10 कितना आ गया? 30। 30 के मैंने फैक्टर कर लिए, 30 के मैंने जैसे ही फैक्टर किए तो कितना आया? 2 गुणा 3 गुणा कितना आ गया? 5 आ गया। तो को प्राइम पेयर कैसे निकालोगे? तो आप निकालोगे ये टोटल नंबर, मतलब प्राइम फैक्टर के हैं कितने मेरे पास? 1 2 3। प्राइम फैक्टर कितने? 1 2 3। तो आप जब भी को प्राइम पेयर बताओगे गुणा वाले तो 2 पे पावर लगाओगे प्राइम -1। तो आपके पास प्राइम कितने थे? 1 2 3। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ललित कुमार का आंसर आया है, अनुराग मिश्रा का आंसर आया है, शिल्पी वर्मा का आंसर 4 आया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो आप गुणनफल वाला सवाल आप ऐसे ही निकालें, जल्दी निकल आएगा। ये तो संख्या बहुत छोटी थी तो आप बता सके, अगर थोड़ी सी और बड़ी संख्याएं होती हैं तो दिक्कत होती है, तो आप इस बात को समझें। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? इस सवाल का आंसर बताओ भाई। इसका आप आंसर बहुत आसानी से बता सकते हो। सवाल क्या है? देखिए सवाल आपका आधा लिखा हुआ है, तो आप समझ लो कि दो आपके सम बहुभुज हैं। मैं फिर सवाल बोले दे रहा हूं कि सम बहुभुज हैं आपके, उनकी भुजाओं का अनुपात, उनकी भुजाओं का अनुपात 1:2 है। भुजाओं का अनुपात कितना है? 1:2। तथा आंतरिक कोणों का अनुपात 3:4 है। तथा आंतरिक कोणों का अनुपात कितना है? 3:4। आंतरिक कोणों का अनुपात कितना है? 3:4। आंतरिक कोणों का अनुपात मतलब इंटरनल एंगल का अनुपात 3:4 है। भुजाओं का अनुपात 1:2 है। तो आपको बताना है भुजाओं की संख्या कितनी होगी। आपको बताना है भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो भाई बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा इसका। देखो फिर से सुन लो सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल आपका क्या है? सवाल आप सुनिए, फिर से सवाल सुनिए। दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है। मतलब हमारे पास दो तरह के बहुभुज हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात 1:2 में चल रहा है, मतलब 1:2 में चल रहा है। और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात, जो उनके आंतरिक कोण है, जो उनके आंतरिक कोण है, उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 3:4 है। तो आपको बताना है भुजाओं की संख्या क्या होगी। आप इस सवाल को हम बहुत आसानी से 30 सेकंड के दायरे में बता सकते हैं।
तो आप बताइए आंसर जल्दी से क्या आएगा। भुजाएं क्या होंगी, 5 10 होंगी, 6 12 होंगी, 4 8 होंगी, 7 14 होंगी। तो आपका मन है, जो भी आप आंसर बताओ, जल्दी से आप आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। तो आप आंसर बता सकते हो, तो जल्दी से आंसर भाई कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। आंसर कैलकुलेट करके बताओ भाई कितना आएगा। मैं सवाल फिर से एक बार बोले दे रहा हूँ, सवाल क्या है, मैं सवाल बोले दे रहा हूँ। दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तथा उनके आंतरिक कोणों का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो आप भुजाओं की संख्या कितनी होगी, आपको बताना है। भुजाओं की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है, भुजाओं की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है भाई, ठीक है। तो बताइए भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ आंसर। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भाई। अच्छा, ललित कुमार बता रहे हैं 4 और 8 आएंगी। चलिए, और कोई आंसर बताएगा भाई, और कोई आंसर बताएगा। देखो मैंने सवाल लिख दिया है, दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तथा उनके आंतरिक कोणों का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो भुजाओं की संख्या बताओ, तो आपको बताना है भुजाओं की संख्या बताओ। चलिए देखिए सवाल को हम हल करते हैं। देखिए बहुत आसान है सवाल को हल करना, आप भुजाओं की संख्या बहुत आसानी से बता सकते हो। आप बताओ कोणों का अनुपात क्या है, कोण का अनुपात क्या है, कोण का अनुपात है 3:4 और उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, भुजाओं का अनुपात है 1:2। ये आपको दिया है। देखो समझते रहिएगा भाई, सवाल को बहुत अच्छा लगेगा आपको और आंसर भी आप बहुत आसानी से बता पाओगे, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग आंसर बता सकते हैं। वैसे इसका कोणों का अनुपात 3:4 है, भुजाओं का अनुपात 1:2 है, इन दोनों का गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो गया 8, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया। अब आप कुछ मत करो, सिर्फ दोनों में 2 2 जोड़ दो, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और ये 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो भुजाएं कितनी रहेंगी 5 और 10, कितनी भुजाएं रहेंगी, एक में 5 और एक में कितनी आएंगी 10। तो आंसर इसका सही आंसर क्या होगा भाई, 5 और 10 इस सवाल का आंसर होगा। पंकज कुमार 10, भाई कपिल सिंह, ललित कुमार सभी का आंसर गलत है। आंसर कितना आएगा 5 और 10 आना है, आंसर कितना आना है भाई 5 और 10 आना है। देख लीजिए इस तरीके से अगर आप सवाल को हल करोगे तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। इस तरह अगर आप सवाल को हल करोगे बहुत जल्दी हल हो जाएगा। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। भुजाओं कोणों का अनुपात 3:4 है, भुजाओं का अनुपात 1:2 है। आप 3 और 4 मतलब 3 1 3 4 दूनी 8, बस इसमें 2 जोड़ दो, वही उस सवाल का आंसर हो जाएगा, वही उस सवाल का आंसर हो जाएगा और यही सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल का आप आंसर बताओ। अगला सवाल क्या है कि एक आपके पास द्विघात समीकरण दिया है, एक आपके पास क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है। एक आपके पास द्विघात समीकरण दिया है, उसको आपको हल करना है, उसको आपको हल करना है। तो आपके पास द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात समीकरण है ये 3x² + 5x + 8 = 0 और इसके आपको मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा हैं, इसके मूल भी आपको दे रखे हैं, मूल आपको दे रखे हैं अल्फा और क्या है बीटा। रंजीत वर्मा बोल रहे हैं 6 का सी, ललित कुमार बोल रहे हैं सी आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, अनुराग मिश्रा, ललित, चलिए बहुत अच्छी बात है, सी आंसर आएगा। देखिए उसने बोला है कि अगर मैं मूल अगर उल्टे कर दूं, अगर मैं मूलों को क्या कर दूं, व्युत्क्रम कर दूं, 1/अल्फा और 1/बीटा लिख दूं, तो आप ये बताओ कि नया समीकरण क्या बनेगा। आपको बताना है कि जो हम नया समीकरण बनाना चाहते हैं वो नया समीकरण क्या बनेगा। क्या आप बताओगे आंसर भाई, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, नया समीकरण क्या होगा ये बताइए आप। देखिए कपिल सिंह, बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए, बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं वो आप आसानी से ध्यान कीजिए। तो देखिए मैंने बताया हो, अगर मेरी क्लास किसी ने की है, ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर हम मूलों को अगर उल्टा कर देते तो दिमाग नहीं लगाते, हम सिर्फ कांस्टेंट और स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को सिर्फ चेंज कर देते हैं, कांस्टेंट और स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बाकी का और कुछ नहीं करते। तो आप बोलोगे कि यहाँ 8 नहीं लिखा जाएगा, 8 यहाँ लिख दो, 5 को जैसा है वैसा ही बना रहने तो, जहाँ 8 था वहाँ 3 कर दो, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 8x² + 5x + 3 = 0। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ कि आपको अगर मूल अगर आपको किसी के अल्फा और बीटा दिए हैं, किसी के मूल अल्फा और क्या दिए हैं, बीटा दिए, तो आप सवाल को और आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको मूल अगर उसके उल्टे बोल दिए तो आप आसानी से बता सकते हो। कैसे बताओगे, ये 8x² + 5x मतलब अगर मूल उल्टे हो गए तो इनके भी कोफिशिएंट बस चेंज कर दो और कोई दिक्कत नहीं होती।
जहां 8 है वहां 3 कर दो, जहां 3 है वहां क्या लिख दो, 8 लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत स्पीड से आंसर आता है भाई, ठीक है, आप आसानी से आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फा और बीटा है, 1/अल्फा 1/बीटा है, तो आप बोलोगे 8x² + 5x + 3 = 0, यही इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और आप उसका आंसर बताइए, और आंसर क्या होगा ये आप बताइए जल्दी से, जल्दी से अगले सवाल का आंसर आपको बताना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, ठीक है, तो सवाल क्या है वो आप देखिए, ठीक है, सवाल क्या है आपका, एक समांतर श्रेणी उसने दे दी, देखो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो भाई मैं जो एनटीपीसी का जो सेशन आपको कराता हूँ उसमें सवाल कोई फिक्स नहीं होते कि आप हम लोग मतलब कहाँ से सवाल आ रहे हैं, जहाँ से भी सवाल आते हैं मैं उन सारे सवालों को आपके सामने हल करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप उन सवालों को लगातार आप हल करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं अभी जितने भी सवाल कराए सब अलग अलग जगह से आए हुए सवाल हैं, तो जहाँ से भी सवाल आते हैं मैं आसानी से उन सवालों को आपके सामने बताता रहता हूँ। तो इस बार सवाल किसका है, समांतर श्रेणी का सवाल है, तो आप समांतर श्रेणी के सवाल को आप हल कीजिए। समांतर श्रेणी के सवाल को आप हल कीजिए। किसी श्रेणी का समांतर श्रेणी का 20वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद 140 है और 25वां पद 170 है, 25वां पद 170 है, तो आप बताओ 22वां पद क्या होगा ये आपको बताना है, 22वां पद क्या होगा ये आपको बताना है। 7 नंबर सवाल है, जल्दी से बताइए सवाल का आंसर क्या आएगा। 7 नंबर सवाल है, तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। अनुराग मिश्रा बोल रहे हैं 152 आएगा, बहुत अच्छी बात है, और मैंने जल्दी निकालने का तरीका भी बताया है, ठीक है। और इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप आइए चैनल से जुड़िए और वहाँ आपको इन सारी चीज़ों की डिटेल आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। ललित कुमार का भी आंसर आया, रंजीत वर्मा, अनुराग मिश्रा का, तो देखते हैं इस सवाल का आंसर बताते हैं, बहुत आसानी से आंसर बता सकते हैं। आप इस बात को जानते होंगे कि समांतर श्रेणी अगर होती है तो समांतर श्रेणी कब मानी जाती है, कि उनके दो पदों के बीच का अंतर हर जगह सेम हो, दो पदों के बीच का अंतर हर जगह कैसा हो, सेम हो। अगर हर जगह अंतर सेम होता है तो उसे सार्वंतर कहते हैं या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि समांतर श्रेणी दी है तो हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस आपका कितना दिया है। अगर वो आपने निकाल लिया और वो आपने पता कर लिया तो श्योर लिया कि आप सवाल का आंसर बहुत आसानी से बता पाओ। तो सबसे पहली बात है, ठीक है, तो आप आसानी से इस बात को सोच सकते हो। देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30 का, तो बस आपका कॉमन डिफरेंस निकल आया। आपका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 6। तो ये सबसे बड़ी एक अच्छी बात यह है कि अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हो तो बहुत आसानी से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ डिफरेंस 5 का है, यहाँ डिफरेंस 30 का है, तो कितना आ गया डिफरेंस, मतलब 30/5 कितना हो जाएगा, 6 है। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया। अब हमें 22वां पद चाहिए, तो देखो 22वां पद निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको 20 तक पता है कि 20 तक पद कितना था, 140 है। 20 तक आपको पद पता था कि 20 तक पद पता था कितना है, 140 है, 140 है। अब एक बात बताओ कि 20 से 22 हम कितने पद आगे बढ़ रहे हैं, हम कितने पद आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कितने पद आगे बढ़ रहे हैं भाई, 2 पद आगे बढ़ रहे हैं। और 2 मतलब डिफरेंस कितने का था हमारे पास, 6 का। तो आप बोलोगे 140 में सिर्फ 12 जोड़ दिया जाए और आंसर कितना आ जाएगा, 152, यही इस सवाल का आंसर है। जोड़ दिया जाए 52, यही इस सवाल का क्या है भाई, आंसर है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे इस बात को कि हम लोग कैसे इस सवाल का आंसर बता रहे हैं। देखिए 20वां पद 140 है, 25वां पद 170 है। 20वां पद कितना है, 20वां पद 140 है, 25वां पद 170 है, तो आप बताओ 22वां पद कितना होगा। आपको बताना है कि 22वां पद कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो। पहले डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस आप आसानी से बता सकते हो। वेदपाल सिंह का 152 है, शिल्पी वर्मा 7 का भी, चलिए अच्छी बात है। आप बोलोगे कि डिफरेंस यहाँ 5 है या 30 है, डी आ गया 6। आप बोलोगे 22वां पद निकालना है, तो ये 20 तक तो हमें पता है 140 है। अब कितने पदों की जरूरत है, 22 तक पहुंचना है, 2 पदों की जरूरत है, एक पदों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 का। तो आप बोलोगे 140 + 12, आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 140 + 12 आंसर आएगा 152। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, देखिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, 8 नंबर। क्या आप इस सवाल का आंसर बता पाओगे, क्या आप इस सवाल का आंसर बता पाओगे, आंसर क्या आएगा। आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के पास 10 बिंदु हैं। सर्कल है और सर्कल पे कितने पॉइंट हैं, 10 पॉइंट हैं। ठीक है, देखिए आई जे तक 10 पॉइंट आपको लिखे। एक सर्कल है, मैं सर्कल सवाल आपका बना देता हूं, ये देख लो। आपके पास 10 पॉइंट है भाई, ठीक है,
मैं नाम भी लिखे देता हूं, ABCDEFGHI और J। 10 पॉइंट है। आपसे पूछा क्या है ये आप देख लो, आपसे पूछा क्या है ये आप देख लो। आपसे पूछा है एंगल GAD, आपसे पूछा है एंगल GAD, भाई यही पूछा है शायद। तो क्या आप इस सवाल का आंसर बताओगे? भाई बता दो आंसर क्या आएगा GAD का। GAD आपको बताना है, GAD आपको बताना है। देखिए GAD आपको बताना है, एक सर्कल है, सर्कल पे मतलब आपके पॉइंट कितने दे रखे हैं, पॉइंट आपके दे रखे हैं कितने, 10 पॉइंट दे रखे हैं। तो 10 पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं तो आप GAD एंगल बताओ, GAD एंगल कितना आएगा, जल्दी से आंसर बताओ, कोई बताए तो भाई कितना आएगा GAD एंगल। रंजीत वर्मा बोल रहे हैं 18 डिग्री आएगा। अच्छा ललित कुमार बोल रहे हैं 180 आएगा। चलिए देखिए हम सवाल का आंसर बताते हैं, हम सवाल का आंसर बताते हैं। देखिए आप आंसर आसानी से बता पाओगे, आंसर क्या आएगा। देखिए सवाल, आप सवाल आसानी से बता पाओगे। आप इस बात को जानते हैं, अगर सर्कल की बात की जाए तो सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360। सेंटर पे बनाया हुआ कोण कितना होता है, सेंटर पे पूरा कोण कितने का बनता है 360 का बनता है। तो अगर आप इस बात को जानते हो कि सर्कल का अगर सेंटर पे एंगल 2 थीटा है तो परिधि पे कितना होता है, थीटा होता है। तो मैंने वही किया कि इसका मैंने सरकमफेरेंस पे एंगल टोटल निकाला। तो सरकमफेरेंस पे एंगल आ गया 180, और 180 को 10 हिस्सों में बांट दो, 180 को 10 हिस्सों में बांट दो। तो जब आप 10 हिस्सों में बांटोगे तो ये एक हिस्सा 18 डिग्री के बराबर आएगा, एक हिस्सा 18 डिग्री के बराबर आएगा। तो आप यहां से यहां तक जाएं, आपको ये वाला एंगल बताना है जो मैंने लिखा है। आप बताओ ये हिस्सा 18 डिग्री का, ये भी हिस्सा 18 डिग्री का, ये हिस्सा भी 18 डिग्री का है। तो आप बोलोगे 18 18 18 तीन जगह आ रहा है, 18 तिया 54, तो 54 डिग्री इस सवाल का आंसर आएगा, 54 डिग्री इस सवाल का आंसर आएगा। इस सवाल का आंसर भाई कितना आएगा, 54 डिग्री इस सवाल का आंसर है। तो समझ पा रहे होंगे इस बात को, जितने भी लोग हैं आप देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो मैं फिर से इस बात को बता देता हूँ, हम जानते हैं कि टोटल एंगल मतलब सेंटर पे कितना बनता है सर्कल का 360 डिग्री बनता है, तो सरकमफेरेंस पे कितना बनेगा 180, और मुझे सरकमफेरेंस वाला ये एंगल ये बताना है। तो आप बोलोगे 10 पॉइंट देते तो मैंने 10 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा 18 डिग्री के बराबर आ गया, एक हिस्सा 18 डिग्री के बराबर आ गया। और आपको निकालना है GAD। तो D और G के बीच में कितने गैप हैं, 1 2 3, और एक गैप 18 डिग्री का है, तो 3 गैप कितने डिग्री के आ जाएंगे 54 डिग्री के। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा और आप आसानी से इस सवाल को बता पाओगे। तो देखिए सवाल है क्या, क्या आप सभी लोग इस सवाल का आंसर आप बता सकते हो, आप सभी लोग इस सवाल का आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, तो सवाल क्या है अपना, सवाल हम देखते हैं। ये लिखा है आपका 100, और बी लिखा है 110, सी लिखा है 120। आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान बताना है। तो आपको बहुत अलग अलग सवाल आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो आप इस सवाल का आंसर बताओ भाई कितना आएगा इस सवाल का आंसर। और सभी लोग जनरली निकाल सकते हैं, अगर जो थोड़े से भी पढ़े हैं तो वो आसानी से सवाल का आंसर बता सकते हैं। तो जल्दी से बताओ भाई कितना आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बता दो भाई कितना आएगा कितना आएगा भाई। देखो ए कितना दिया है 100, बी 110, सी कितना दिया है 120। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का आंसर बताना है। तो बताइए भाई कितना आएगा। चलिए देखिए सवाल के आंसर की बात करते हैं। अगर आपको लगता है इस पूरे सेशन का आपको मान बताना है तो कभी आप एबीसी का मान ना रखें। अगर आप एबीसी का मान रखोगे तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप ये देख लो क्या ये संख्याएं एपी में दी हैं, क्या ये संख्याएं एपी में दी हैं। एपी का मतलब है कि इनके बीच में डिफरेंस सेम चल रहा है क्या। ये 100 से 110 फिर 110 से 120, इसका मतलब है डिफरेंस सेम चल रहा है। और डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है भैया, 10 का डिफरेंस चल रहा है। डिफरेंस कितने का चल रहा है भैया, 10 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, अगर 10 का डिफरेंस चल रहा है तो इसका अगर मान हम निकालते हैं तो वो होता है 3 गुणा 10 गुणा 10। ये 10 कहाँ आ गया, ये दोनों 10 थे, ये कितने गुने के बराबर होता है 3 गुने के बराबर। तो इस सवाल का सही आंसर होगा भाई 300। इस सवाल का सही आंसर कितना होगा 300। सत्यम जायसवाल 700 नहीं आएगा भैया, 300 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, कितना आंसर आएगा 300 आएगा। देखो ये पूरे प्रोसेस का मान बताना है, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 10, तो 3 गुणा 10 गुणा 10 आंसर कितना आ जाएगा
आंसर कितना आ जाएगा भाई, 300 इस सवाल का आंसर होगा। तो इस सेशन का एकदम लास्ट सवाल है, रंजीत वर्मा का आंसर बस सही आया है, बाकी के सभी लोगों का गलत था। तो एक और सवाल आपका बचा है, तो आपका एक लास्ट सवाल है, वो आप देखिए, ठीक है। एक लास्ट सवाल आपका बचा है, लास्ट सवाल आप देख लीजिए। लास्ट सवाल आपका क्या है? लास्ट सवाल है आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान बताना है। क्या बताना है? उसका मैक्सिमम मान बताना है। तो भाई बताइए मैक्सिमम मान कितना आएगा, क्या आप बता पाओगे इसका? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान, ये सेशन का बिल्कुल लास्ट सवाल है, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ से जुड़िए, आपको पूरे कंप्लीट सेशन, हर सब्जेक्ट के कंप्लीट सेशन आपको वहाँ मिलेंगे। बताइए भाई कितना आएगा? अच्छा भाई, रंजीत वर्मा बोल रहे हैं 9 आंसर आएगा। अच्छा, अनुराग मिश्रा बोल रहे हैं 5 आंसर आएगा। अच्छा चलिए, किसी का 5 आंसर आया है, किसी का 9 आया है। तो आप इस बात को समझ लो कि अगर आपको ये प्रोसेस में अगर दे रखा है, मैक्सिमम मान पूछा है, मैक्सिमम मान पूछा है, अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की प्रोसेस में दिया है, तो आप ये समझ लेना मैक्सिमम मान वो होगा जो इन दोनों के कोफिशिएंट में बड़ा होगा, जो इन दोनों के कोफिशिएंट में बड़ा होगा। जैसे 4 और 5 मैक्सिमम पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और इन दोनों में जो छोटा होगा वो मिनिमम हो जाएगा। ये बात आप नोट कर लें, कहीं आपके काम आएगी। तो भाई 9 आंसर नहीं आएगा, 5 आंसर आएगा। आकाश मौर्य का आंसर बिल्कुल सही था, और अनुराग मिश्रा का आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं इस बात को फिर से, इस बार को एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप इस बात को समझिए कि अगर आपको ये कभी भी दिया है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की प्रोसेस में कभी भी दिया है, तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना बहुत आसान होता है। कैसे निकालते हैं वो आप समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं, कि इन दोनों के कोफिशिएंट में जो बड़ा होता है, इन दोनों के कोफिशिएंट में जो बड़ा होता है वो मैक्सिमम होता है, और इन दोनों के कोफिशिएंट में जो छोटा होता है वो कैसा होता है? मिनिमम होता है। ठीक है भाई, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। अगर आपको ये मेरा सेशन, छोटा सा सेशन अगर आपको समझ में आया हो, तो अगर आपको और इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल 12 अंकी जीनियस को